साथियों, प्रस्तुत है आपके सेवा में मेरा एक व्यंग फंडे मैनेजमेंट के। कहावत है कि पहले आईएएस के बेटे आईएएस हुआ करते थे, फिर ऐसे इम्तहानों में रूरल बायस, कंप्यूटर, इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें आ गई तो उनका बंटाढार होना शुरू हो गया। अब चिंता स्वाभाविक थी, भाई आईएएस के बेटे बेटियों को जेन्युइन परेशानी आने लगी कि क्या करें। अब बड़े बड़े अफसरों की संतान बाबूगिरी तो करने से रही, ना वो टेम्पो चला सकती हैं, ना वो रिक्शा चला सकते हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि वो कुलचे भटूरे भी नहीं बेच सकते, लेकिन पीछे इतने फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इतनी चेन और इतने बढ़िया बढ़िया ग्लॉसी मेनू जो आपके साथ अखबार के साथ आते हैं, उन्हें देख के मुझे ये धारणा तो बदलनी पड़ी। डेफिनेटली वो चला सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट चलाना था वो कड़छी चलाते अच्छे लगेंगे क्या? अब ऐसी परिस्थितियों में हैसियत के मुताबिक नए नए हाईटेक रोजगार खोजे जाने लगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अतः इसी आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए स्कूल और कॉलेज खोले जाने लगे, जिसमें मैनेजमेंट से लेकर मैनरिज्म तक तरह तरह की पढ़ाई दी जाने लगी। और मैनेजमेंट भी तरह तरह की, साबुन, तेल, अगरबत्ती, सलवार कमीज, पापड़, बड़ी आदि बनाने बेचने का काम अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट करते हैं। वो टाई लगाते हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। कहते हैं ब्रिटिश राज को हमारे यहाँ ज़माने में हिंदुस्तानी सिपाहियों और मुंशियों की बड़ी भूमिका रही। इसी तरह मल्टीनेशनल और फॉरेन बैंकों के प्रचार प्रसार में इस तरह के मैनेजरों का काफ़ी हाथ रहता है। वो वहाँ ऐसे एक्सपर्ट की ज़्यादा खपत है। वे इन्हें पदनाम भी बहुत भन्नाट देते हैं, कंट्री हेड, वाइस प्रेसिडेंट, ग्रुप जनरल मैनेजर, चीफ एरिया मैनेजर, चीफ प्रेसिडेंट, इस तरह का डेजिग्नेशंस। और इस तरह के जो मैनेजर्स हैं ना, वो इस तरह के डेजिग्नेशन रखने वाले जो मैनेजर्स हैं, वो बड़ी दूर से पहचान में आ जाते हैं। वो डिजाइनर जूते, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और किंग साइज सिगरेट, फैग फैग इम्पोर्टेड पीते हैं, बिस्लेरी का पानी पीते हैं, यस को या बोलते हैं। इन मैनेजरों का शब्दकोश निराला है। इनके साथी और नीचे काम करने वाले सभी चैपी, जॉनी, चार्ली होते हैं। इसी वर्ग के एक मैनेजर मेरे परिचित थे। कोई फाइल जाए, अप्रूव्ड एच पर रूल लिख देते थे। इससे ज़्यादा मैनेजमेंट उन्हें आती ही ना थी। अब फाइल भेजने वाले सिर धुना करते कि भैया ये यस हुआ या नो हुआ, और कोई हिम्मत करके उनके पास पूछने चला जाए तो उसकी तो शामत ही आ जाती थी। यू डोंट नो एनीथिंग, बस कह के इतनी फटकार लगाते कि कोई दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं करता। एक मैनेजर साहब भारतीय संस्कृति और यहाँ के पशु पक्षियों से इतने मुतासिर थे कि हम सब मातहत मैनेजरों की गुण की जो तुलना है, गुणों की तुलना वो पशु पक्षियों से करते थे। जैसे कि मैनेजर को गधे से कुछ सीखना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं भैया क्या सीखना चाहिए, तो वो खुद ही उसका जवाब भी देते थे, धीरज, पेशेंस और मेहनत, हार्डवर्क। मैनेजर को कुत्ते जैसा होना चाहिए। अब आप सोचें भैया ये क्या हो गया, मैनेजर को कुत्ते जैसा क्यों होना चाहिए? अलर्ट, सदैव चौकन्ना और स्वामी भक्त, लॉयल। उनके कमरे में जाने से पहले ही हम शर्त लगाते थे कि भैया आज कौन से जानवर की मुसीबत आने वाली है। लेकिन उनका जो सबसे प्रिय उदाहरण था वो बिलोटे का था। बिलोटा, फास्ट मूविंग एंड दूध मलाई खानी है ना उसने, तो पुरुषार्थ और फास्ट मूविंग वाला कौन? बिलोटा। जब उनकी बदली हुई तब कहीं जाकर हमारी और इन पशु पक्षियों की रिश्तेदारी ख़त्म हुई। और अब जो नए मैनेजर आए वो कभी प्रोफेसर रहे हुए थे। उनके बारे में मशहूर था कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। बस फिर क्या था, जब कभी किसी पे बिगड़ना होता वो खूब ज़ोर से चिल्लाते और धड़ाम से खुद ही नीचे गिर जाते और बुरी तरह हाथ पांव फेंकने लगते, मुंह से झाग निकालने लगते और मंटो की कहानी के जो पात्र हैं टोबा टेक सिंह, उनकी तरह कुछ कुछ बड़बड़ाने लगते। उन्हें तो कुछ फ़र्क पड़ता है या ना पड़ता वो अलग बात है, लेकिन अगला जो है जो गया है उसके तो हाथ पाँव ही फूल जाते और वो सिर पर पैर रख कर भागता। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही सामान्य हो जाते और ऐसे काम करने लगते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक मैनेजर हमें ऐसे मिले जो कंप्यूटर के बड़े भाई कायल थे। उन दिनों चिट्ठी, पत्री, नोट, रिमाइंडर हमें सब कंप्यूटर से आते थे
उनके व्यवहार में कंप्यूटर की नामावली का बड़ा उदार प्रयोग होता था। जैसे हार्ड कॉपी मिलते ही फीडबैक देना, तुम्हारा डेटाबेस क्या है, इत्यादि इत्यादि। और जब भी उनके साथ मीटिंग होती तो बोर्ड रूम के जो स्पेलिंग है वो मित्र लोग चेंज करके बोर रूम कर देते, बोर रूम, क्योंकि आज बोर होना है। और वो सदैव भूतकाल में रहते थे। भूत इन द सेंस कि जब भी बात होती वो अपनी किसी पिछली कंपनी का जिक्र करना शुरू कर देते, व्हेन आई वाज, और फिर वहाँ का कुछ कुछ कहानियाँ सुनाने लगते। और इनफैक्ट उन्हें खुद ही याद ना रहता था शायद कि वो एक ही कहानी कितनी बार नहीं सुना चुके, तो हमें वो कहानियाँ सारी ज़बानी याद हो गई थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसी कंपनी जिनकी वो उदाहरण देते थे वहाँ के एक मैनेजर हमें मिले, तब पता चला कि उस कंपनी के इतिहास में उनसे अधिक लायक मैनेजर कोई आया ही नहीं था। लायक, क्योंकि और वो अगर वहाँ से निकाले नहीं जाते तो कंपनी ही डूब जाती। तो ये इस तरह का जो है मैनेजर से आपका पाला पड़ता रहता है। एक कॉन्फ्रेंस में बॉस ने अपने नीचे मैनेजर को कहा, इसी तरह के जो मैनेजर थे, कि भैया ज़रा ये कैलकुलेट करना। तो वो कैलकुलेटर निकाल के स्टाइल से अपना कैलकुलेट करने लगे, लेकिन उनका कैलकुलेशन जो आया टोटल वो मैनेजर के ख़ुद के कैलकुलेशन से कम था। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, हाउ कम तुम्हारा इतना शॉर्ट आ रहा है। तो मैनेजर साहब के तो पसीने छूट गए। बोले पता नहीं सर, मेरे कैलकुलेटर की बैटरी वीक है शायद। आजकल के मैनेजमेंट में ट्रेनिंग और सेमिनार आदि का अत्यंत महत्व है। सेमिनार अगर विदेश में हो और कंपनी के खर्चे पे हो तो होड़ लग जाती है, सर फुटबॉल तक की नौबत आ जाती है। देश में भी इस तरह के सेमिनार जो हैं वो पर्यटन की दृष्टि से अच्छे शहरों में आयोजित किए जाते हैं। स्थान तो ऑफकोर्स सदैव 5 स्टार होटल ही होता है। एक कंपनी में तो मैनेजरों में इसी बात को लेकर काफ़ी रोष था कि अमुक मैनेजरों का सेमिनार तो हिल स्टेशन पर 5 स्टार में हुआ और हमारा इसी शहर के, और वो भी एक तुच्छे से कॉन्फ्रेंस हॉल में करके निपटा दिया। ऐसे आयोजनों के सेमिनारों में सेमिनार के विषय से कहीं अधिक भाग लेने वालों के विषय भोग का ख्याल रखा जाता है, और वो जैसे कहते हैं ना, एजेंडा से ज़्यादा मेनू का ख्याल रखना पड़ता है। एक विमान कंपनी में इस ब्रीड के मैनेजरों की बहुत एक्सेस वो थी जनसंख्या। वहाँ 40 विमान प्रति माह बनाने का लक्ष्य रखा गया। रिव्यू मीटिंग में देखा कि भाई 3 सप्ताह गुजर गए हैं और 10 ही विमान बने हैं। तब शुरू होती मैनेजरों की जगलरी, और सब मिलके लक्ष्य को ही घटा के, टारगेट को ही घटा के 20 कर लेते, ताकि लक्ष्य से कम भी रहें तो ज़्यादा कम ना लगे ना। और अनेक बार मैंने सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो ना, इस टारगेट को और भी नीचे कर लो, उससे क्या होगा कि आप टारगेट एक्सीड करने का क्रेडिट ले सकते हो। पर मेरा ये जो सजेशन है ये तकनीकी कारणों से मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि उस प्लांट की संख्या तो बहुत अधिक उस विमान बनाने की थी। बात मैनेजरों की हो रही है साहब, तो ऐसे मैनेजर मिस्टर नो ऑल होते हैं, सर्वज्ञाता, और नहीं होते हैं तो होने का दम तो भरते ही हैं। गो गेटर होते हैं, लाइव वायर होते हैं। थोड़ी उम्र होते ही या 4 कंपनियां बदलने के बाद वो मैनेजमेंट के गुरु की तरह बात करते हैं। विदेशी उदाहरणों और सिस्टम पर दिलो जान से न्यौछावर होते हैं। प्रकाश व्यवस्था का उत्पादन पर प्रभाव, प्रोडक्शन पर आपका प्लांट की लाइट का इफ़ेक्ट, इससे लेके वो घर में तरकारी बनाने का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। दोनों पर समान अधिकार से वो बोल भी सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो किताब तक लिख सकते हैं। उनका बस चले तो घर में झाड़ू बुहार कपड़े धोने का काम भी वो पर्ट CPM से करेंगे। अच्छे मैनेजर अच्छे अभिनेता की तरह पैदाइशी होते हैं। अच्छे मैनेजर अच्छे अभिनेता की तरह पैदाइशी होते हैं। उसी तरह खराब मैनेजर भी पैदाइशी होते हैं। वे कितनी ही मैनेजमेंट की किताबें पढ़ लें, सेमिनार में भाग ले लें या तरक्की पा जाएं, रहते बॉडम के बॉडम ही हैं। इन किस्म किस्म के मैनेजरों के जो टॉप 10 फंडे मैंने जाने हैं, आप भी नोट कर लें, क्या पता कब आपको भी मैनेजरी संभालनी पड़ जाए। फंडा नंबर 1, मातहत हमेशा गलत होता है, सबॉर्डिनेट इज़ ऑलवेज रॉन्ग। इससे विपरीत या इससे मिलती जुलती जो थोड़ी कहावत थी वो थी कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। ना 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 ना,
दोनों के सूक्ष्म अंतर को पहचाने आप। बॉस इज ऑलवेज राइट मतलब बॉस को पिक्चर में लाने का ही नहीं है, सबॉर्डिनेट इज ऑलवेज रॉन्ग, खत्म हो गई बात बस। फंडा नंबर 2, विनम्रता त्यागें। विनम्रता जो है कमजोरी की निशानी है, डोंट बी पोलाइट। फंडा नंबर 3, एक दो ऐसे तेज इंटेलिजेंट सहायक रखें, अंतरंग सहायक रखें जो आपको सरल भाषा और संदेश में प्रॉब्लम और नियम कायदे समझा सकें। फंडा नंबर 4, फाइलें जल्दी ना निपटाएं। इससे ऐसा लगता है आप बिना पढ़े ही कर देते हो साइन, या फिर आप पर और कोई काम ही नहीं है। सोच समझ के, वेल कंसीडर्ड, वेल थॉट ऑफ, उसको पढ़ी रहने दीजिए फाइल। फंडा नंबर 5, कभी किसी को टेकअप करना ही पड़े तो जो लोएस्ट से लोएस्ट कर्मचारी हो उसको पकड़ें आप, समझे जी, कम समस्या रहेगी। फंडा नंबर 6, जांच समिति की रिपोर्ट क्या होगी ये पहले तय कर लें, उसके बाद जांच समिति बिठाएं। समझ गए? जांच समिति का निष्कर्ष, कंक्लूजन, आउटकम, रिजल्ट क्या होगा पहले ये तय हो जाए, उसके बाद उसी के अनुसार आप जांच समिति की गठन करें। फंडा नंबर 7, यदि आपको चर्चा पल्ले ना पड़ रही हो तो विषय बदल दें। जैसे बात अगर सहारा रेगिस्तान की हो रही है तो आप अंटार्कटिका ही करने लगे। फंडा नंबर 8, वर्मा, शर्मा, अस्थाना, कोहली, पिल्लई, सिंह, प्रसाद, इन सबको ना आवश्यकता अनुसार उठाते बिठाते रहें। हो सके तो ना आपस में भिड़वाते रहें। आपने वो बंदर बिल्ली और रोटी की कहानी नहीं पढ़ी क्या? फंडा नंबर 9, समझ ना आए, टालना हो, इश्यू को किल करना हो तो इन जुमलों का सहारा लें। नंबर 1, कृपया चर्चा करें। नंबर 2, कृपया नियम लिंक करें। नंबर 3, कृपया प्रैक्टिस बताएं, कृपया मीटिंग बुलाएं। फंडा नंबर 10, जब बात कैसे भी ना संभले तो राष्ट्रीय चरित्र और मॉरल की बातें करनी चाहिए। ऐसी बातों से यकीन जानिए सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सब निरुत्तर हो जाते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। तो साहब ये हैं टॉप 10 फंडे। आप अपने ये टॉप 10 फंडे क्लियर रखें, क्योंकि इनको क्लियर रखेंगे तो हमेशा तरक्की की लाइन क्लियर मिलती रहेगी। थैंक यू।